हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 के विरुद्ध हो या मूल अधिकारों को कम करती हो या छीनती हो। और हमने 13(3) भी पढ़ा था, उसमें शब्द था विधि, और जिसमें हमने बताया था कि अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, उपनियम, अधिसूचना, प्रथा या रूढ़ी। लेकिन आज प्रश्न यह है कि 368 के अंदर संविधान संशोधन किया जाता है भारतीय संसद के द्वारा। क्या संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत आता है या नहीं? अगर संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत आता है तो भाग 3 में कोई संशोधन नहीं कर सकती है संसद। और अगर 368 में किया गया संविधान संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता है तो संसद के पास यह असीमित शक्ति होगी कि वह मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। और जहां जहां मैं कहूं कि 368 यानी संविधान संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत कोर्ट ने माना है, तो इसका मतलब यह है कि संसद ऐसी कोई विधि नहीं बना सकती जो भाग 3 के विरुद्ध हो। और जहां मैं कहूं कि कोर्ट ने कहा है कि संविधान संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता है, इसका मतलब है कि वह मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। वैसे कॉन्सेप्ट संविधान संशोधन बहुत बड़ा है, लेकिन अपना प्रश्न यह है कि 368 या संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत आता है या नहीं, उस बारे में। सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे पहले शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का केस 1951 यानी हमारा संविधान लागू 1950 में हुआ। उसी के अगले साल हमारी देश की सर्वोच्च अदालत के सामने ये केस आया, जिसमें प्रश्न ये था, चैलेंज इसको किया गया था, जो हमारे देश के प्रथम संविधान संशोधन 1951 को किया गया था, उसी को चैलेंज किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न ये था कि यह संविधान संशोधन सही है या गलत। पिटिशनर जिसने सुप्रीम कोर्ट में ये रिट याचिका लगाई थी, उसका कथन था कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 भाग 3 के विरुद्ध है और संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत आता है, इसलिए 13(2) ये मनाही करता है कि स्टेट ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह फैसला दिया, पिटिशनर का कथन को अस्वीकार करते हुए कहा कि संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है, यानी विधि के अंतर्गत नहीं आता है। यानी संसद के पास वो शक्ति है कि वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। और कोर्ट ने यहां पर यह भी कहा कि यह एक सामान्य विधायी शक्ति होती है, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा जो कोर्ट करती है संसद, वह एक संविधान विधायी शक्ति होती है। यानी संविधान संशोधन शक्ति के द्वारा संसद के पास शक्ति है कि वह मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, भले ही उनके द्वारा बनाई गई विधि मूल अधिकारों के विरुद्ध हो, लेकिन वो वैध है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर के कथन को अस्वीकार करते हुए 368 में संविधान संशोधन को विधि शब्द के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया। कुछ समय बाद 1965 के अंदर सज्जन सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और उसमें 17वें संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया। और इसमें भी प्रश्न यही था कि यह संविधान संशोधन जो किया गया है वो हमारे मूल अधिकारों के विरुद्ध है। और सर्वोच्च न्यायालय ने इसी केस में भी शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के केस के निर्णय का अनुमोदन किया, यानी उसी केस की पुष्टि की और कोई अलग से कोई फैसला नहीं दिया। और एक लाइन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत होता तो हमारे संविधान निर्माता ऐसा कोई प्रावधान करके जाते,
लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। इसका मतलब है कि संसद 368 के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। उसके बाद हमारे देश की सर्वोच्च अदालत के सामने 1967 यानी 2 साल बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस आया और यह केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान के केस के निर्णय को पलट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद भारतीय संविधान के भाग 3 में कोई संशोधन नहीं कर सकती है, यानी ऐसी कोई विधि नहीं बना सकती है जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हो। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ एक ही लाइन में कह दिया कि संसद के पास कोई शक्ति नहीं है कि वह ऐसी कोई विधि बनाए जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हो। कहने का मतलब यह है कि 368 में किया गया संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत सम्मिलित है। 2 केस में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, लेकिन गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि 368 में किया गया संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत है, इसलिए इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती हैं जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हो या उनको छीनती हो या उनको न्यून करती हो, कम करती हो। ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। और न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने कहा, इसमें स्पष्ट निर्णय करते हुए और कुछ निम्नलिखित पंक्तियां बताई उन्होंने, जिसमें पहले निर्णय में ये लाइन बताई कि संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो संशोधन की शक्ति है संविधान में वह विधायी शक्ति है और वह 245, 246 और 248 के आर्टिकल में दी गई है। 368 में संविधान की कोई विधायी शक्ति नहीं है, वह तो एक प्रक्रिया है। यानी यह सुब्बा राव ये मानते हैं कि 368 एक प्रोसीजर है, कोई विधायी शक्ति नहीं है जो संसद मूल अधिकारों के विरुद्ध उसको संशोधन कर सकती है। और इस निर्णय से आहत होकर भारतीय संसद ने एक संविधान संशोधन किया और उसने एक क्लॉज 368 के 4 में जोड़ दिया, क्योंकि गोलकनाथ के जो निर्णय आया था वह भारतीय संसद को यानी भारतीय संसद के खिलाफ था और भारतीय संसद ने अपना अस्तित्व या अपनी बात रखने के लिए इस अमेंडमेंट को पलटने के लिए भारत की संसद ने एक कानून बनाया और कानून में लिखा कि हम ऐसा कोई भी उपबंध करेंगे जो संविधान संशोधन की शक्ति हमारे पास है वह विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आएगी। यानी संसद ने कहा हमारे पास वह शक्ति है, हम चाहे तो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं और इस आधार पर अगर हम संशोधन करते हैं तो वो विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आएगी, वो हमारा स्पेशल पावर है। पार्लियामेंट ने गोलकनाथ के केस को जो जजमेंट आया था उसको पलटने की कोशिश की और 368 का क्लॉज 4 जोड़ दिया और 13 में भी संशोधन करके लिख दिया कि 368 के द्वारा किया गया संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। यानी गोलकनाथ का जो निर्णय था न्यायमूर्ति सुब्बा राव के द्वारा दिया गया उसको पलट दिया। यह 5-6 जजों का निर्णय था, यानी 5:6। उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस आया और इस केस में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न ये उठा कि भारतीय संसद के पास संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है, वह कितनी है, यानी कहां तक जा सकती है, उसकी शक्ति की कोई सीमा है या है नहीं। भारत के सर्वोच्च अदालत जिसमें 13 न्यायाधीश थे और आज तक की सबसे बड़ी बेंच केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में बैठी थी और उसमें 13 न्यायाधीश थे। 13 न्यायाधीशों का निर्णय था जिसके मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सीकरी थे। उन्होंने
संसद से पूछा, यानी भारत सरकार से पूछा कि आपके पास कितनी शक्ति है, तो भारत सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए भारत सरकार ने कहा कि हम वो सब शक्तियां रखते हैं जो संसद के पास है, यानी हम मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, पूरे संविधान में संशोधन कर सकते हैं, केवल और केवल संविधान को निरसन यानी रिपील खत्म करने के अलावा हमारे पास वो सब शक्तियां हैं कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, यानी प्रजातंत्र हटाकर एक दलीय सरकार भी हम बना सकते हैं, ये हमारे पास पावर है। इसके बाद पिटिशनर ने यह कथन को विरोध करते हुए कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है, यानी हमारे मूल अधिकारों के विरुद्ध है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मानते हुए निर्णय दिया कि भारत की संसद के पास शक्ति तो है लेकिन असीमित शक्ति नहीं है। यानी यहां पर जजमेंट यह आता है कि संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत शामिल नहीं है। गोलकनाथ के केस में जो कहा गया था उस निर्णय को केशवानंद के भारत के केस में पलट दिया और निर्णय दिया कि भारतीय संसद के पास संविधान संशोधन के द्वारा संविधान या मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। वो असीमित नहीं है, नियंत्रित है, लेकिन उसके पास वो सब शक्तियां रहेगी जो मूल अधिकारों में या संविधान संशोधन में कर सकती हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि अब संसद के पास शक्तियां तो आ गई, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्युटली पावर देने से मना कर दिया, यानी असीमित शक्तियां देने से मना कर दिया। और कोर्ट ने कहा कि आप संशोधन कर सकते हैं लेकिन आधारभूत ढांचे को, यानी हमारे संविधान के जो मूल तत्व हैं उनको नष्ट नहीं कर सकते, ये कंडीशन लगा दी। इसलिए तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि आधारभूत ढांचा किस केस में आया, तो केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य, जिसको इंग्लिश में बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी संविधान के मूल तत्व। संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं करेगी जो हमारे मूल अधिकारों के विरुद्ध हो। इसमें निर्णय में यह न्यायाधीश शिगरी ने कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है लेकिन आधारभूत ढांचे को छोड़कर। जब प्रश्न ये उठा कि आधारभूत ढांचा क्या होगा, आधारभूत ढांचे की पहचान कैसे होगी, उसके तत्व क्या होंगे कि हम मान सके कि आधारभूत ढांचा होगा, तो कोर्ट ने कहा कि वैसे तो आधारभूत ढांचों की संख्या केस के तथ्यों पर निर्भर करेगी, लेकिन हम कुछ बता देते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता, देश का लोकतंत्र प्रजातंत्र, केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी शक्तियों का विभाजन यानी शक्तियों का बंटवारा, ये सब आधारभूत ढांचा है। इनमें कोई संशोधन संविधान संशोधन करके संसद द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। उसके बाद इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण के केस में सबसे पहले आधारभूत ढांचे को अप्लाई किया गया था और इस बाद में इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी जिसके सामने कैंडिडेट थे राजनारायण। उस चुनाव में 1971 के राजनारायण इंदिरा गांधी के सामने हार गए, लेकिन इंदिरा गांधी के चुनाव में हारने पर राजनारायण ने इंदिरा गांधी की उन सब कमियों को अपने ध्यान में रखा और चुनाव हारते ही वह इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की। 3-4 साल बाद में 1975 में निर्णय आया। वह निर्णय इंदिरा गांधी के खिलाफ था, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और इंदिरा गांधी पर चुनाव लड़ने के लिए 6 साल तक बैन लगा दिया। इंदिरा गांधी इस निर्णय से बहुत आहत हुई और उसका निर्णय के रिजल्ट या राजनारायण के द्वारा उठाई गई क्रांतिकारी आंदोलन का नतीजा ये रहा कि 25 जून की आधी रात को, यानी 25 जून 1975 की आधी रात को हमारे देश में इमरजेंसी लगा दी और इस इमरजेंसी में सबसे पहले गिरफ्तारी राजनारायण की हुई थी। उससे आहत होकर इंदिरा गांधी ने एक संशोधन करने की संसद में कोशिश की और वह संशोधन था 39वां संविधान संशोधन अधिनियम के खंड 4 में जोड़कर यह लिख दिया
कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का दिया गया निर्णय खत्म, और हम जो चुनाव लड़े थे वो वैध है, वैध रहेगा, वैध था। यानी इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव को वैध बनाने के लिए अमेंडमेंट कर दिया, 39वां संविधान संशोधन, उसके खंड 4 जोड़कर, और लिख दिया कि हमने जो चुनाव लड़े थे वो वैध है, इसलिए हम इसमें अवैध, इलाहाबाद जो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया वह निर्णय ही पलट दिया, क्योंकि भारतीय संसद के पास ये पावर है, निर्णय बदल सकती है। लेकिन इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को तो वैध घोषित कर दिया, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय को तो पलट दिया, चुनाव को तो वैध मान लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन 39वें संविधान संशोधन के खंड 4 को अवैध घोषित कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र संविधान का आधारभूत ढांचा है, आर्टिकल 14 के खिलाफ है, यानी समता का अधिकार भी जो विधि का शासन है वह भी आधारभूत ढांचा है। यानी राजनारायण के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को तो वैध मान लिया, लेकिन उसके द्वारा किया गया संविधान संशोधन को अवैध घोषित कर दिया। और 39वें संविधान संशोधन द्वारा खंड 4 जोड़ा गया था, उसको अवैध घोषित करते हुए पहली बार आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को लागू किया और उसमें कहा कि प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र और विधि का शासन ये भी संविधान का आधारभूत ढांचा है और संसद इनको नष्ट नहीं कर सकती। थैंक यू।